अमेरिका को गलतफहमी हो गई है कि ईरान जो है वो उसके सामने सरेंडर कर देगा। वो लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कोशिश है कि 300 बिलियन डॉलर, जो एलन मस्क की कंपनी से भी ज़्यादा बड़ी रकम है, वो उसे ईरान को न देना पड़े। लेकिन ईरान है वो टस से मस नहीं हो रहा है। अमेरिका साम दाम दंड भेद सब करके देख चुका है। उसने रूस के सामने कहा कि तुम यूक्रेन पर कब्जा कर लो, हमें ईरान से निकलने दो। उसने चीन जाकर कहा कि तुम वियतनाम पर या ताइवान पर कब्जा कर लो, जापान पर कब्जा कर लो, लेकिन हमें ईरान से निकलने दो। लेकिन ईरान के नेताओं की मानसिक मजबूती देखिए, वो टस से मस नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि वो दिन गया जब किसी पर हमला हो जाता था और अमेरिका हमला करके उसे बर्बाद कर देता था और वापस चला जाता था। अब तो एक एक रुपए की भरपाई करनी होगी, एक एक नुकसान की भरपाई करनी होगी, और शुरुआती 300 बिलियन डॉलर पहले जमा कराओ, तब होर्मुज से आने जाने का सोचो। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान वो देश है जिसने तय कर लिया है कि अमेरिका को घुटने पर ही नहीं लाना है, उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना है। और अमेरिका छटपटा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करे। डोनाल्ड ट्रंप पता है अपने देश वालों को क्या कह रहा है कि अरे हमने ईरान पर हमला में जितना नुकसान उठाया है, 45 जो जेट गिरे हैं, 16 युद्धपोत तबाह हुए हैं, 116 सैनिक अड्डे तबाह हुए हैं, हजारों सैनिक मारे गए हैं, उसके बदले वेनेजुएला का तेल पर कब्जा करके तुम्हें दे तो दिया। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए कि हमने वेनेजुएला पर कब्जा करके दे तो दिया, और सोचिए दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है सिवाय भारत के। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे भारत भी अब अमेरिका का साथ छोड़ेगा, क्योंकि भारत को भी तेल चाहिए, सस्ता तेल और सस्ता गैस चाहिए। क्योंकि भारत सरकार कितना लोड बर्दाश्त करेगी, कितना दिन टीवी अखबार दिखाएगा कि भैया तेल के कीमत बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, जान लीजिए आप। मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका घुटनों पर है और ईरान ने साबित कर दिया है कि वो चौथा दुनिया का सुपर पावर है। पहला चीन है, दूसरा रूस है, तीसरा ईरान है, और चौथे नंबर पर अमेरिका चला गया है। 28 फरवरी से युद्ध हुआ था, 42 दिन तक युद्ध चला था। वो लोग, तमाम लोग अचंभित हैं, और भारत के वो तमाम भक्त शर्मिंदा होंगे जिनको लगता था कि अमेरिका और इजराइल के इस डेडली कॉम्बिनेशन को हराया नहीं जा सकता है। दुनिया को लगता था कि अमेरिका और इजराइल, बेंजामिन और ट्रंप का कोई काट नहीं है, दुनिया का कोई देश नहीं टिक सकता है। लेकिन सोचिए, ईरान ने 45 साल की तैयारी है 45 दिनों के युद्ध के लिए। ईरान की महिलाएं ड्रोन बनाती हैं, मिसाइल तैयार करती हैं। 300 ड्रोन बनाने की रोज की क्षमता है ईरान की, और वो भी सस्ता, और उसकी मारक क्षमता वो अमेरिका देख चुका है। थर्मोडायनामिक्स पर सबसे ज्यादा ईरान मेहनत कर रहा है। उसने अमेरिका के 45 जेट हवा में गिरा दिए हैं। अमेरिका ऐसे नहीं छटपटा रहा है। खाड़ी देशों से 116 सैनिक अड्डे उसके तबाह हो गए हैं। अब अमेरिका सिर्फ इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह से होर्मुज खुल जाए। लेकिन ईरान की प्लानिंग है, ईरान के नेताओं में वो ज्ञान है। ईरान के नेता प्रैक्टिकल भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और राष्ट्रवाद तो कूट कूट कर भरा है। सोचिए, जो लारिजानी है, जो मारा गया, वो सबसे बड़ा कूटनीतिक नेता था। इसीलिए खामनेई के बेटे ने कहा कि तुमने खामनेई को मार दिया जो बातचीत का पक्षधर था, तुमने लारिजानी को मार दिया जो बातचीत का पक्षधर था, मुझे तो सिर्फ हथियार की भाषा आती है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक 300 बिलियन डॉलर की भरपाई नहीं होगी, जब तक 45 साल प्रतिबंध का हिसाब नहीं होगा, जो हमारे 11 लाख करोड़ रुपए संपत्ति फ्रीज है वो जारी नहीं होगा, और तब तक जब तक हमारे साथ ट्रीटी नहीं करोगे, साइन नहीं करोगे, अब कभी हमला नहीं करेंगे, होर्मुज भूल जाओ। अमेरिका छटपटा रहा है। अमेरिका के पास कुछ तेल का भंडार है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। होर्मुज के आसपास भी अमेरिका के लिए इतना खतरा है जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले 6 महीने और भी जाने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इस युद्ध को खींचना चाहता है।
बेंजामिन नेतन्याहू खींचना चाहता है, क्योंकि दोनों पर गंभीर आरोप हैं। एक पर एप्स्टीन फाइल का आरोप है, एक पर भ्रष्टाचार का आरोप है। बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार की सुनवाई करने वाले 2 जज संदिग्ध हालत में मारे गए हैं। इस दोनों शख्स ने पूरी दुनिया को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। लेकिन ईरान ईरान है। इस बार लगता है ईरान अफगानिस्तान का भी बदला ले रहा है, इराक का भी बदला ले रहा है, वियतनाम का भी बदला ले रहा है। और जिन तमाम देशों पर कब्जा करने की कोशिश है अमेरिका की, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, इन तमाम देशों को भी ईरान बचा रहा है। ईरान ने साफ कहा था कि इजराइल को नक्शे से खत्म कर देंगे, वो भी साबित होता दिख रहा है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि ईरान इस युद्ध को तभी खत्म मानेगा और साथ ही फिलिस्तीन को देर सवेर आज़ादी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही सीज फायर होगा, जैसे ही समझौता होगा, उसके बाद हिजबुल्ला, हमास और हुती का आक्रमण इजराइल को झेलना पड़ेगा। होर्मुज तो उसके लिए खुलेगा ही नहीं। सोचिए क्या हालत होगी। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ईरान के सामने अमेरिका की कोई हैसियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये चाहता है कि उसे ईरान ये कह दे कि भैया हम न्यूक्लियर वेपन आपको सौंप रहे हैं, ताकि उसे एग्जिट करने का मौका मिले और अमेरिका में उसका डंका बजे। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक $300 बिलियन की भरपाई नहीं होगी, मैंने जो जो बातें कही है 28 फरवरी से, वो सब फैक्ट साबित हुआ है। मैंने कहा था कि ये युद्ध अमेरिका हार जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ रूस और चीन है और इन दोनों को अब खत्म करना आसान नहीं है। तो अमेरिका ने सोचा था कि ईरान अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका खुद अलग थलग पड़ गया है और अगर माना जाए तो दुनिया का कोई भी देश उसके साथ नहीं है। थोड़ा बहुत जो भारत का साथ है उसके साथ, देर सवेर भारत भी उससे किनारा करेगा, क्योंकि फाइनली भारत को भी सस्ता तेल और गैस ईरान और रूस से चाहिए। तो समझ लीजिए कि इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से हार चुका है और इस्लामोफोबिया से ग्रसित देशों को भी पता चल गया है कि इस्लामिक रिपब्लिक जो ईरान है वो सिर्फ धार्मिक देश नहीं है, विज्ञान का सेंटर है। इसके लिए ईरान ने बड़ी मेहनत की और ईरान को किसी और देश की ज़रूरत नहीं है। भौगोलिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें तो ईरान में तेल और गैस का भंडार है। वहाँ के लोगों को तेल और गैस किसी से चाहिए नहीं, खाने का सामान वो उपज कर लेते हैं। अच्छा देश है वो, पहाड़ भी है, सर्दियाँ भी है, पेड़ पौधे भी हैं। उसके साथ ही उसे चावल चाहिए था जो वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत से लेते थे। तो सोचिए, ईरान एक संपन्न देश है और 45 साल के प्रतिबंधों से उसने सीखा कि हमें विज्ञान की तरफ जाना है, तकनीक पर जाना है। अगर आज ईरान की अपनी वायु रक्षा प्रणाली मजबूत न होती तो अमेरिका उस पर कब्जा कर लिया होता और दुनिया देखते रहता। दुनिया भी उसी के साथ खड़ा होता है जिसके हाथ में ताकत है। और ईरान ने साबित कर दिया है, होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल है और अमेरिका का एक भी शिप नहीं आ सकता है, जा सकता है, जब तक अमेरिका भरपाई नहीं करेगा। सोचिए, अमेरिका को तेल के भी लाले पड़ जाएंगे। अमेरिका का सारा कारोबार खाड़ी एशिया के देशों से, अफ्रीका से और यूरोप से चौपट हो जाएगा। तो किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश को भी मुश्किल में डाल दिया है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल दिया। लेकिन सवाल है कि इसमें ईरान की क्या गलती है। भारत के कुछ भक्त हैं जो टेलीविजन चैनल में जाकर बैठकर कहते हैं कि मौलाना युद्ध नहीं रोक रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ईरान पीड़ित है, विक्टिम है, उस पर हमला हुआ था, वो हमला करने नहीं गया था। भारत ने भी जब बुद्धा इस्माइल जब परमाणु बम का परीक्षण किया था तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा है, वो सिर्फ अपना देखता है। लेकिन सोचिए, इस युद्ध ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टूट रही है और दुनिया को मुश्किल में अगर डालने वाला 2 शख्स कोई है तो बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। और सोचिए, दुनिया में अब ये साबित हो गया है, ये साफ हो गया है कि अब कोई देश किसी पर हमला करने से पहले सोचेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईरान की तरह तैयारी करनी पड़ेगी, मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसके पास सस्ता मिसाइल हो, ड्रोन्स हो और अमेरिका के मजबूत हथियारों का वो सामना कर सके। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसलिए चौपट होगी क्योंकि खाड़ी देशों से उसका पेट्रो डॉलर कारोबार खत्म हो चुका है। अमेरिका से हथियारों की जो खरीद फरोख्त थी, पूरी दुनिया के लोग अब अमेरिका के हथियारों को खरीदना
छोड़ चुके हैं और इसलिए अमेरिका की इकॉनमी जो है वो सीधे नीचे जा रही है। तो अमेरिका इस युद्ध में न सिर्फ सैनिक के तौर पे हारा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है और ईरान एक चौथा सुपर पावर बन के उभरा है। आप बताइए कि ईरान खुद कह रहा है, रूस खुद कह रहा है कि हम भारत को सस्ता तेल देना चाहते हैं, पता नहीं वो खरीदना क्यों नहीं चाहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।